सो गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा, गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो गुड आफ्टरनून हो चुका है। आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, उसके बारे में मैंने एक दिन पहले आपको सूचना दे दी थी। संडे के वीडियो में ही, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बता दिया था कि मॉर्निंग में किस कारण से वीडियो नहीं आ पाएगा। तो ये रही आज की क्लास। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया। तो सही उत्तर होगा स्पेन ने जीत लिया है। हम बात करें अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, ये 11 जून को शुरू हुआ था, 19 जुलाई तक चला। इस बार ये इसका 23वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? तो ये 3 देशों में हुआ। मतलब आप कह सकते हो पहली बार 3 देशों ने मिलकर के इसकी मेजबानी की है। कौन कौन से देश? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। साथ में मैस्कॉट भी आपको बता रहा हूँ भाई, 3 देश मेजबानी कर रहे हैं तो 3 ही इसके मैस्कॉट हैं। क्लच जो बाल्ड ईगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमेरिका का मैस्कॉट है। और जायू जो रिप्रेजेंट करता है जगुआर को, जो कि मैक्सिको का मैस्कॉट है। और मैपल जो रिप्रेजेंट करता है मूस को, ये कनाडा का मैस्कॉट है। ठीक है, कुछ और बातें। पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले 32 टीमें होती थी, इस बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया। टोटल 104 मैचेस खेले गए। मैच 16 अलग अलग शहरों में हुए। और इस तरह से ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अधिक कमाई वाला फीफा विश्व कप मनाया गया। किसने जीत लिया ये बात करेंगे तो स्पेन ने जीत लिया है। किसे हरा करके? अर्जेंटीना को हरा करके। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? मेट लाइफ स्टेडियम, जो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो अवार्ड्स मिले, जो पुरस्कार मिले, उनकी बात करें। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है। रॉड्री को, ये स्पेन के प्लेयर हैं। गोल्डन बूट ये अवार्ड दिया गया। ये एक मिलता है जो सबसे ज़्यादा गोल करते हैं, किलियन एम्बाप्पे को। ये फ्रांस के हैं। टोटल 10 गोल इन्होंने किए और लगातार दूसरे विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। लास्ट टाइम जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, उसमें भी इन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। गोल्डन ग्लव अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। ये दिया गया उनाई सिमोन को, जो स्पेन के प्लेयर हैं। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड, जो सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड ये दिया गया पाउ कुबारसी को, जो कि स्पेन के प्लेयर है। और फेयर प्ले अवार्ड ये नीदरलैंड की टीम ने जीता। ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वही मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जीता स्पेन ने। स्पेन से याद रखना, स्पेन ने ये दूसरी बार फीफा पुरुष विश्व कप जीता है। पहली बार इसने 2010 में जीता था और अभी दूसरी बार 2026 में जीता। हम यूँ भी कह सकते हैं कि स्पेन ये पहला देश बन गया है जिसके पास एक साथ पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप के खिताब है। मतलब अभी जो लास्ट में 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, उसको भी स्पेन ने जीता है। और अभी जो 2026 में हम जो पढ़ रहे हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप, उसको भी स्पेन ने जीता है। बाकी मैक्सिको ये दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 3 बार फीफा विश्व कप की मेजबानी की। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो अलग से बनते हैं कुछ, वो मैंने आपको साथ में करवा दिए। अब मेन बिंदु, अगर आप इसमें भी और फिल्टर करना चाहते हो कि भैया और कम बताओ कि क्या याद रखना है, याद रखो फीफा विश्व कप 2026 इस बार इसका 23वां संस्करण था। 3 देशों में हुआ। तीनों के नाम याद रखने हैं, तीनों के मैस्कॉट याद रखने हैं। किसने जीता? स्पेन ने जीता। किसे हराया? अर्जेंटीना को हराया, ये याद रखना है। गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड, ये याद रखो। इतना मिनिमम आप याद रखो। ठीक है, बाकी अभी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की अगर आपसे पूछेंगे कि अगला एडिशन, इसका 10वां एडिशन, ये 2027 अगले साल होगा ब्राज़ील में। ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप हमने देख ही लिया, अभी हो गया ये 23वां संस्करण 2026 में। कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में। अब 4 साल बाद होगा 2030 में, वो भी 3 देशों में होगा, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। बाकी फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फीफा है। फीफा की बात कर ले, इसकी स्थापना होती है 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है ग्यानी इन्फिनिटो। अभी पहला फीफा शांति पुरस्कार ये दिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। विश्व फुटबॉल दिवस याद रखना 25 मई को होता है। बाकी रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध आपके फुटबॉल से है, ध्यान में रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। अभी हाल ही में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अभी किसे मिला? तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 370 को। तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अभी घोषणा कर दी गई है 18 जुलाई को ही नई दिल्ली में। इसमें अगर हम बात करते हैं, जो मेन कैटेगरी आपको याद रखना चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है अनुच्छेद 370, ये मूवी का नाम है, आर्टिकल 370। बेस्ट एक्टर चुना गया है, इसमें बेस्ट एक्टर इस बार 2 जनों को चुना गया, कार्तिक आर्यन को उनकी मूवी चंदू चैंपियन के लिए और ममूटी को उनकी मूवी ब्रह्मा युगम के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो यामी गौतम को चुना गया आर्टिकल 370 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया राजकुमार पेरियासामी को उनकी मूवी अमरन के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये चुना गया श्रीकांत को, और संपूर्ण मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया कल्कि 2898 ईस्वी को। ठीक है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, इस बार ये 72वां एडिशन है। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं फिल्मों में, ध्यान में रखना इसको। बाकी इसी तरह से फिल्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड जिसे आप जानते हो ऑस्कर के नाम से, एकेडमी अवार्ड्स भी इसको कहते हैं, 2026 में इसका आयोजन हो चुका है, मतलब दिए जा चुके हैं। 98 नंबर का एडिशन था, उसमें बेस्ट फिल्म चुना गया था वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए पॉल थॉमस इसी मूवी के लिए, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर है माइकल बी जॉर्डन, और किस मूवी के लिए? सिनर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसी बकले हेमनेट मूवी के लिए। ठीक है, तो फिल्मों की अगर बात करेंगे, अवार्ड्स में बात करेंगे, तो ऑस्कर का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ऑस्कर का हम रिवाइज करेंगे, तो ये 4 बातें याद रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर नंदिनी आज़ाद को। तो अभी डॉक्टर नंदिनी आज़ाद को भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सामाजिक विकास में लंबे समय तक किए गए उनके कार्यों के लिए ये सम्मान मिला है। ये पुरस्कार अभी उत्तराखंड के देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ तो वहाँ पर उनको दिया गया। पुरस्कार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ फाउंडेशन के सहयोग से दिया। तो डॉक्टर नंदिनी आज़ाद की बात करें कौन है, तो वर्किंग विमेंस फोरम के अध्यक्ष हैं, इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर विमेन की भी वो अध्यक्ष हैं। वे गरीब और कामकाजी महिलाओं को रोजगार, छोटे ऋण, नेतृत्व प्रशिक्षण और सामाजिक सहायता दिलाने के लिए काम करती हैं। भारत सम्मान जो ये अवार्ड है इसकी बात करें तो ये एक राष्ट्रीय सम्मान है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड है, किन्हें दिया गया, वो क्या है, अवार्ड किस लिए दिया जाता है, कौन देता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत सम्मान 2026 ये दिया गया डॉक्टर नंदिनी आज़ाद को। कुछ और पुरस्कारों की हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे एबल पुरस्कार 2026 की हम बात करते हैं, ये जो पुरस्कार है गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, दिया गया गर्ड फाल्टिंग्स को, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेरामुथु को, तमिल भाषा के लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रूबल नागी को। 2025 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो ममता कालिया को दिया गया उनके संस्मरण मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को दिया गया, पंजाब से हैं, और इनके नॉवल का नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग। और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार ये दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया, उनका संबंध भरतनाट्यम से है। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया किसे? राम कुमार मुखोपाध्याय बांग्ला लेखक हैं, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मिंडाउगास सिंकेविचियस। तो थोड़ा अजीब सा नाम है, मिंडाउगास सिंकेविचियस। ये अभी लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री, या यूँ कहूँ कि 20वें नंबर के वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी पार्टी का नाम है लिथुआनियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने इंगा रुगिनियन का स्थान लिया है, जिन्होंने अभी जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। तो लिथुआनिया के अभी नए प्रधानमंत्री कौन? मिंडाउगास नाम याद रख लो, मिंडाउगास। अब मैं आपको लिथुआनिया लेकर के चलूँगा।
उसके पहले अभी जिन भी देशों में लेटेस्ट नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वाले प्रश्न थे वो आपको रिवाइज करवाते हैं। जैसे अभी गिनी देश के राष्ट्रपति बने थे मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोस्ताक खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम, इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया निज़ार अहमदी, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेगियार, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रुमेन रादेव, कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी लौरा वर्जीनिया, युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी, इराक का प्रधानमंत्री अली फली कादिम को चुना गया, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री अहमदो अल अमीनोलो, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जानेश जंसा और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन चुनी गई। साउथ कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हान सियोंग सुक, इथोपिया के दोबारा प्रधानमंत्री बने अबी अहमद अली, आर्मेनिया के दोबारा प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान, कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला, पेरू के राष्ट्रपति केइको फुजिमोरी, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री सरही कोरेत्स्की बने। बाकी हमारा जो प्रश्न था वो लिथुआनिया से है, तो ये रहा मैप में लिथुआनिया। कैपिटल विल्नियस होती है, करेंसी यूरो है। हमने कहा नए प्रधानमंत्री मिंडाउगास। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? सईमास कहते हैं, सईमास। सारे अजीब नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम तो। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सही उत्तर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। और ये पहली बार था जब अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप एक साथ आयोजित की गई। अभी 3 से लेकर 16 जुलाई तक हुआ ये कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें भारत का प्रदर्शन की बात करें, भारत ने टोटल 29 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 13 सिल्वर हैं और 11 ब्रोंज मेडल हैं। और इस तरह से भारत पदक तालिका में मेडल लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पे कौन रहा मेडल टैली में? तो उज्बेकिस्तान रहा। टोटल 33 मेडल जीते उसने, जिसमें 21 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं। दूसरे पे कजाकिस्तान है और तीसरे पे भारत रहा है 29 मेडल के साथ, जिसमें 5 गोल्ड हैं। 5 गोल्ड की अगर हम बात कर लें तो अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करते हैं तो उसमें 3 गोल्ड आए और मेंस कैटेगरी में 2 गोल्ड आए हैं। वो भी देख लेते हैं उनके नाम। तो महिला वर्ग में अगर बात करें तो कौन कौन गोल्ड लाया भैया? तो चंद्रिका पुजारी अंडर 19 कैटेगरी में 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं। एक प्राची, ये भी अंडर 19 में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाई। एक निशा है जो कि अंडर 23 कैटेगरी में 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाई। मेंस कैटेगरी में बात करें तो विश्वनाथ सुरेश अंडर 23 में 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाए और एक गंगा अंडर 23 में 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड। इस तरह से 5 गोल्ड ये हमारे पास आए और मेडल टैली में हम तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। बाकी बॉक्सिंग की ही बात करें तो एक और मैं आपको याद दिला दूं, चैंपियनशिप हुई थी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। कहाँ पर? मंगोलिया के उलान बटोर में हुई थी ये। और इसमें अगर वुमेन्स टीम की हम बात करते हैं तो हम पहले स्थान पर रहे थे, 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज आए थे हमारे पास। और वहीं मेंस टीम में बात करें तो वहाँ पे टोटल 6 पदक हमारे पास आए थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर, 4 ब्रोंज। और वो 1 गोल्ड लाए थे विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम कैटेगरी में। तो टोटल भारत ने अगर बात करें मेंस और फीमेल को मिला करके 16 मेडल जीते थे। और इस तरह से मेडल टैली में भारत दूसरे स्थान पर रहा था, टॉप पे कजाकिस्तान था। देखो बॉक्सिंग में ही बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करते हैं, 13 अप्रैल 2023 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलविकन बने थे जो कजाकिस्तान से हैं। वहीं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें जिसकी स्थापना होती है सितंबर 2016 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और चेयरमैन है अजय सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। तो भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, और अभी इन्होंने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 जीत करके इतिहास रच दिया। वे जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में किसको हराया? जापान की ही अकाने यामागुची को हराया है। और ये जीत खास क्यों है? क्योंकि पीवी सिंधु ने 2 साल के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। ये उनके करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि जापान ओपन जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। तो प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
अब बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। उससे पहले पीवी सिंधु से ही संबंधित कुछ बातें हम रिवाइज करते हैं। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर जो हैं पीवी सिंधु जी, अभी 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर बनी। उन्होंने 732 सिंगल्स खेले, उसमें से 500 में जीत हासिल की। उन्होंने 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उसमें सिल्वर जीता था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और 2018 वाले में गोल्ड जीता था। 2013 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2015 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। पूरा नाम इनका क्या है पीवी सिंधु का? पुसरला वेंकट सिंधु। इनकी ऑटोबायोग्राफी है शटलिंग टू द टॉप, जिसको लिखा है वी कृष्णस्वामी ने। ठीक है, तो ये पीवी सिंधु से ही संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। बाकी बैडमिंटन की बात चल रही है तो बैडमिंटन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अभी याद रखना 30वें नंबर का जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2026 में होगा, भारत में होगा, नई दिल्ली में। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, ये मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी। और अभी एक और हमारी बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया। और अभी जो 24वां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता लिन चुन यी ने, ताइवान से हैं, और वुमेन सिंगल जीता आन सी यांग ने, साउथ कोरिया से हैं। उसके अलावा पीवी सिंधु ये अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की काउंसिल की सदस्य भी बन गई हैं। और बैडमिंटन का जो सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट आप कह दो वो है थॉमस कप और उबेर कप। देखिए कई बार एग्जाम में आ जाता है थॉमस कप उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अभी हुआ था ये डेनमार्क में। देखो थॉमस कप तो पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप ये महिलाओं के लिए होता है। तो थॉमस कप को चाइना ने जीता फ्रांस को हरा के, उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। और अभी 43rd नंबर का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ था निंगबो चाइना में। वहाँ पे एक 20 वर्षीय युवा भारतीय शटलर हैं आयुष शेट्टी, इन्होंने पुरुष एकल मेन सिंगल में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, तो बैडमिंटन से बनने वाले ये कुछ करंट अफेयर्स के लेटेस्ट प्रश्न हैं जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा, तो भारत और इंग्लैंड के बीच अभी ब्रिटेन का जो लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान है, जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है, तो वहाँ पे अभी वनडे मैच खेला गया भारत इंग्लैंड के बीच में। और उसी मैच में रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में शतक बनाया। और इस तरह से रोहित शर्मा लॉर्ड्स मैदान में वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले लॉर्ड्स में किसी भी भारतीय का जो सबसे बड़ा वनडे स्कोर था वो सौरव गांगुली का रहा था। 2004 की बात है, उन्होंने 90 रन बनाए थे और अभी रोहित शर्मा ने शतक लगा दिया। और इस तरह से रोहित शर्मा के वनडे करियर का ये 34वां शतक है। और इसी शतक के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे रोहित शर्मा ने और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए। तो आप कहोगे लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, ठीक है। और 39 साल 39 ईयर 80 डेज की उम्र में वनडे शतक लगाया, जिससे वे भारत के लिए वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड में 8 वनडे शतक लगाकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने यूएई में 7 शतक लगाए थे। उसके अलावा 84 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया, तो 84 गेंदों में शतक बनाकर लॉर्ड्स में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वो तीसरे स्थान पर हैं दुनिया में। अच्छा, इसी मैदान में जो और अभी किन भारतीयों ने कुछ रिकॉर्ड बनाए थे हमने पढ़े थे, जैसे लॉर्ड्स मैदान के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी क्रांति गौड़। और यास्तिका भाटिया का नाम हमने पढ़ा था लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली वो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी। और उसके बाद ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी थी। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा रिवाइज करवा रहा हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। तो विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। थीम भी है बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देने में शतरंज का महत्व। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चेस इन प्रमोटिंग इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग।
क्यों मनाते हैं 20 जुलाई को? क्योंकि 20 जुलाई को 1924 में फिडे की स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। फिडे ये पूरे विश्व में शतरंज खेल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, तो इसी की स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। इसीलिए 20 जुलाई को हम ये शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी थी। देखो, शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी अगर ये बात करें तो शतरंज की शुरुआत भारत में 6ठी शताब्दी के दौरान हुई थी। उस समय से चतुरंग कहा जाता था। तो सिंपल सा याद रखेंगे, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो दिवस में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। उससे पहले फिडे की ही बात कर लेते हैं। चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, स्थापना 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है आर्केडी ड्वोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। अब डेज रिवाइज करेंगे, जैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी डे, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो जुलाई के ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस हो गए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो अभी भारत सरकार ने डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। इसके मंत्री वैसे कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, कुछ और नियुक्तियां, जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी फिक्की के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 2027 तक, पहले भी यही थे। भारत के नए नौसेना प्रमुख कृष्ण स्वामीनाथन बने। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बने। और भारत के नए CDS ये बने NS राजा सुब्रमणी। इस पद पर आने वाले ये तीसरे व्यक्ति हैं, मतलब तीसरे CDS हैं। अनिल चौहान को रिप्लेस किया। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बने। इनकी पार्टी का नाम है TVK, तमिलगा वेट्री कजगम। केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन बने। और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने R मुकुंदन। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष सहदेव यादव बने। CBI के नए निदेशक प्रवीण सूद बने। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बने सौरभ विजय। ठीक है, तो ये सारे भी नई नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी PDF और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज़ है, जो मॉक टेस्ट है, वो आपको डेली मिल जाता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि सर कारफील्ड सोबर्स ये किस देश के महान क्रिकेटर थे? इनका हाल ही में निधन हो गया, तो वेस्ट इंडीज़। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हमने मनाया 18 जुलाई को। महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। फिर पूछा भारत के पहले निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम क्या है? मिशन 02। नीति आयोग का नया रोड मैप भारत को किस वर्ष तक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति बनाने का लक्ष्य रखता है? 2035। फिर पूछा कि एंडी बर्नहैम को किस देश की लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। और पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। और भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मिशन आगमन। और पॉलिसी बाजार के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पूछा था थाई पुसम महोत्सव 2026 कहाँ पर आयोजित किया? थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो आंसर होगा तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।